हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका फैक्ट चेक के पर। ये क्या होता है फैक्ट चेक? आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, हमने देखा ये आपका फैक्ट चेक का सैंपल है। देखिए फैक्ट चेक क्या है, उस चीज़ को समझने से पहले हम कुछ यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं, उस कंटेंट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रस्ताव आया है। क्या प्रस्ताव आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी समाचार मतलब अभी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी वो सारे समाचार ना अधिकतर वो जब वास्तविक नहीं होती है, वो ट्रू नहीं होता, सत्य नहीं होता है। तो उस चीज़ को ना, उस चीज़ के बारे में ये बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि जो भी फेक न्यूज़ चल रहे हैं, है ना, उस चीज़ को देखा जाए, उस चीज़ को समझा जाए कि वास्तविक में ये न्यूज़ जो आया है या ये जो भी न्यूज़ टीवी चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? इस चीज़ को चेक करने के लिए, पीआईबी, इस चीज़ को यानी कि न्यूज़ को चेक करने के लिए पीआईबी को एक फैक्ट चेक का काम दिया गया है, ताकि आप उस न्यूज़ को, उस समाचार को वो चेक करे पीआईबी कि ये जो न्यूज़ आया है क्या वास्तविक में ये न्यूज़ सही है? उस चीज़ को चेक करने के लिए बताया गया। बट लेकिन इसके भी कई आपत्तियाँ हैं। ये चीज़ पीआईबी को जो सौंपा गया है इस न्यूज़ को ठीक समझने के लिए कि वास्तविक में ये न्यूज़ सही है या नहीं है। तो देखिए इसके पीछे बहुत आपत्तियाँ है। आपत्तियाँ इसलिए है कि पीआईबी जो है वो एक सरकारी एक संस्थान है ना? पीआईबी क्या है? सरकारी संस्थान है। तो सरकारी संस्थान है तो इसके क्या आपत्तियाँ हैं? तो देखेंगे, पहला लिखा हुआ पीआईबी सरकारी संस्थान है ना? जैसे सरकारी संस्थान तो ये निष्पक्ष नहीं होंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा, देखिए अभी क्या होता है कि न्यूज़ चैनल वाला क्या होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि चला देते हैं। लेकिन पीआईबी क्या है कि सरकारी संस्थान है, तो अगर वो बोलेगा कि ये जो न्यूज़ आया, ये जो समाचार आया, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो इस चीज़ को ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से सभी को हटाने पड़ेंगे, जो है ना, जो कि पीआईबी बोलेगा तब। लेकिन इसके इसीलिए क्या आपत्तियां है कि पीआईबी को नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज़, तो फैक्ट चेक करने का काम पीआईबी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं होंगे। अगला है, देखिए फैक्ट चेक करना पीआईबी की विशेषता नहीं है। देखिए सही बात है कि देखिए पीआईबी को ये एक्सपीरियंस नहीं है कि वो फैक्ट चेक करता है, क्योंकि पीआईबी का क्या काम है कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आया है, उस कंटेंट है, उस चीज़ को अपने से समझ के और उसको, उस निष्कर्ष को गवर्नमेंट को देना होता है ना। ये काम होता है पीआईबी के, बट ये जांच करना पीआईबी को काम नहीं है ना। देखिए इसका क्या काम होता है, सरकार के बारे में सूचना पहुंचाना, ये काम होता है ना। अब देखिए, पीआईबी ने अनेक फैक्ट गलत पाए, पीआईबी से अनेक फैक्ट गलत पाए। एक हाल फिलहाल में एक संस्थान ने जो कि वैकेंसियाँ निकाली थी, तो पीआईबी ने जांच किया और ये बता दिया कि ये वैकेंसियाँ वास्तव में वैकेंसी कुछ नहीं है, ये ओनली फॉर एक ऐसा इस दिया गया है, मतलब एक तरह का झूठा है। बट नहीं, जो संस्थान ने वैकेंसियाँ निकाली, उन्होंने बोला नहीं, वास्तविक में हमने वैकेंसियाँ निकाली है। तो इस चीज़ को देखा जाए कि इसके कई सारे आपत्तियाँ हैं। आपत्तियाँ पीआईबी को लेकर है कि पीआईबी को इस चीज़ का फैक्ट चेक करने का काम नहीं दिया जाए तो बेटर रहे, कोई निजी संस्थान को दिया जाए, है ना। तो ये रहा आज का। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट, है ना, पॉक्सो एक्ट। देखिए क्या होता है, देखिए ये आपका पॉक्सो एक्ट का अभी आज 10 वर्ष हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट के, है ना। और जो पॉक्सो एक्ट है, अब देखिए ये कौन सा एक्ट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर अधिसमय 1992 पर आधारित। देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए अभी पॉक्सो एक्ट के लिए जो भी चाइल्ड वगैरह होते हैं, उनको एक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी वो क्या बोलते हैं, यौन उत्पीड़न ना हो, इस चीज़ को देखा, उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, तो पॉक्सो एक्ट बनाया था, ताकि इसमें किसी तरह का अगर यौन उत्पीड़न अगर एज ए चाइल्ड में होता है, तो उस चीज़ को वो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उसके प्रति एक कानून बनाया गया है।
है ना? जिसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इसमें ये नहीं है कि यौन उत्पीड़न जो भी होता है तो वो ओनली फॉर इसमें क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग या क्या बोलते स्त्री या सिर्फ स्त्री में हो, नहीं ये चीज़ पुरुषों में भी देखने को मिलता है, पुरुषों बच्चों में यानी कि पुरुष चाइल्ड में भी देखने को मिलता है। तो इसमें किसी तरह का लिंग विभेद नहीं है ना? लिंग भेद नहीं है। इसमें क्या है कि पुरुष बच्चों का भी उत्पन्न होता है, ये वास्तविकता सामने आई है कुछ कुछ सालों पहले, है ना? देखिए, अब इसमें क्या बोला जाए कि संस्थान का रिपोर्ट करना अनिवार्य है, यानी कि जहाँ पे जिस संस्थान में या जिस जगह में यौन उत्पीड़न किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या ये दायित्व बनता है उसके पेरेंट्स को कि वहाँ के जो संस्थान है उसमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारे इस फलाने इस चाइल्ड के साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ तो इस चीज़ को आपको जानकारी उस संस्थान को देना पड़ेगा। तो उस संस्थान के जो भी हेड रहेंगे उस चीज़ को उसको आपको क्या करें उसको क्या करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। ये उसको एक कानूनी अधिकार मिल गया है ना? अगर वो इस चीज़ को नहीं करते हैं तो उसको एज ए गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जो कि ये कानून आया है पॉक्सो एक्ट की तरह, ठीक है? जांच की प्रक्रिया सीआरपीसी पर आधारित है ना? महिला पुलिस का प्रावधान लेकिन बहुत कम थानों पर होती है। इसमें क्या बोला गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी काम देखा जाएगा उसके लिए महिला पुलिस का प्रावधान किया गया, बट अभी कई काफ़ी सारे थाने में महिला पुलिस देखने को नहीं मिलती है इस चीज़ को, बट ये बताया जा रहा है। कुछ समय पहले भी इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया कि नहीं कि कम से कम हर पुलिस स्टेशन में ये चीज़ को चाहिए कि मतलब महिलाओं की जो भी सुनवाई होगी वो कौन करेंगे तो महिला पुलिस करेंगे। बट इस चीज़ को लेके राज्य सरकार ने भी नहीं देखा, तो इस चीज़ को लेके अब उतना ज़्यादा कायम नहीं हुई है ये एक्ट। अब देखिए केंद्र सरकार ने महिला अपराधों के विरुद्ध विशेष टीम बनाने की अनुमति दी थी, है ना? कि महिलाओं का जो भी समस्या होगी उस चीज़ को महिला पुलिस सुनेंगी, बट इस चीज़ को लेके एक टीम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार ने दिया था इस चीज़ को, बट उस चीज़ को पूरा हो नहीं पा रहा है ना? अब आगे चलेंगे, ये रहा आपका पॉक्सो एक्ट। अगला इसी में ही आगे है। अब देखिए क्या ये देखिए पॉक्सो एक्ट है। अब देखिए ऑडियो वीडियो सुविधा से बयान लेने की सुविधा भी कहीं नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अब ये तो होते हैं जैसे कि कोई चाइल्ड वगैरह होता है वो एज ए मानिए कि 10 ईयर्स के रहते हैं या 14 ईयर का रहते हैं, तो बार-बार इनको वहाँ पे क्या बोलते हैं एक तरह का न्यायालय में जाके जो भी स्थानीय न्यायालय होते हैं वहाँ पे जाके बार-बार बयान देना बेटर या उचित नहीं होता है। तो उस चीज़ को लिए ना एक ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम होना चाहिए जिससे वो उस चीज़ को बयान दे पाए, तो ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ना? उसके बाद अगला क्या समस्या है क्या देखिए, आयु निर्धारण निर्धारण के लिए भी कोई वैज्ञानिक तरीके नहीं है। सपोज़ मानते हैं कि अगला कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो इतना 14 ईयर का है, तो 14 ईयर का है तो इसकी क्या प्रूफ़ है ना? तो इसके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए कि इससे हम मालूम चल पाए कि ये अगला का कितना आपका ईयर है, कितने ईयर का है ना? अब देखिए 60 दिन में जाँच पूरी करने के नियम कारण है ना? खराब स्तर की जाँच। देखिए एक्चुअली क्या है कि इसका जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो बताया गया है कि आपको जो भी जाँच-पड़ताल करना है, जो भी कुछ आपको करना है, वो आपको अंडर 60 डेज़ के अंदर करना है। अब हुआ कि अब 60 दिन के अंदर करना है, तो इसमें क्या होता है कि अधिकारी लोग जो भी जाँच करते हैं ना, वो एक तरह का क्या होता है कि जल्दीबाज़ी में खराब जाँच भी करके वो गवर्नमेंट को देना होता है, वो दे देता है ना? क्योंकि नहीं देगा तो क्या वो भी गिरफ्तार किए जाएँगे, उस पे दंडित होंगे, इसलिए क्या होगा जैसे-वैसे क्या होगा कोई भी इन्फॉर्मेशन उठाया, अब क्या वो सही है, नहीं है, बस उसको डाल देता है। तो इस चीज़ को लेके ये इसका खराब स्तर की जाँच है, तो ये बताया गया है। ठीक है? अब अगला क्या आया? अगला पे हम ध्यान देंगे। देखिए एक रिपोर्ट आई है जो कि असर द्वारा, इसको आप एएसईआर बोल सकते हैं, असर का रिपोर्ट आया है कि ये आपका गवर्नमेंट स्कूल को लेके आया है, आपका गवर्नमेंट स्कूल को लेके आया है ये असर ने। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पंजीकरण दर 2022 में 98.4% हो गया, यानी कि सरकारी स्कूल में 98.4% स्टूडेंटों का इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2018 में मात्र 97.2% था। तो कहने का मतलब कि अगर 100% अगर बच्चे अगर हैं तो जिसमें से लगभग
98% बच्चे, लगभग 98% बच्चे स्कूल में दाखिला लेना स्टार्ट कर लिया। कौन सा स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला लेना स्टार्ट हुआ। यह एक अच्छी सूचना है जिसके तहत बता सकते हैं, जो कि 2018 में मात्र 97.2% ही था, है ना। अब देखिए, लोग निजी से सरकारी स्कूलों की ओर पलायन कर रहे हैं, है ना। लोग प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की ओर धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिए। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि घटती आमदनी। हाँ, आपको मालूम होगा कि कोविड आया था, कोविड के कारण काफ़ी काफ़ी लोगों को इस चीज़ को आर्थिक संकट आए, इसके कारण क्या हुआ कि आमदनी की घटती आमदनी होगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग अब निजी स्कूल का जो बजट होता है वो दे नहीं पा रहा, तो उस चीज़ को लेकर बच्चों को पलायन कर रहे हैं कहाँ? सरकारी स्कूल में। निजी स्कूलों का बंद होना, जी बिल्कुल, हो सकता है कि वहाँ पे उस एरिया में वहाँ का निजी स्कूल बंद हुआ क्योंकि कोविड हुआ। अब कोविड के कारण क्या हुआ कि उसमें स्कूल में बच्चे आना बंद हो गए, है ना। बच्चे आने बंद हो गए तो उस स्कूल को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो स्कूल ऑलरेडी उसको आर्थिक संकट आएगी, तो वो क्या करेगा? उस स्कूल को बंद करेगा, है ना। अब इस चीज़ को देखने के लिए अब सरकार को समझना होगा कि नहीं, निजी स्कूल से अब क्या हो, सरकारी स्कूल में दाखिला होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट को करना क्या है कि सरकारी स्कूलों में सुधार करना होगा कि जहाँ पे लैब की सुविधा नहीं है वहाँ लैब की सुविधा करना होगा, जहाँ पर फैकल्टियों की कमी है वहाँ पे फैकल्टियों को सुधारना पड़ेगा। आया समझ में ना? तो इस चीज़ को स्कूल को, सरकारी स्कूल को अब ये एक तरह का समय चल रहा है कि अब उसको सुधार में लाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, आगे उसके बाद आगे का शिक्षा पर भी दबाव बनेगा कि आगे का शिक्षा भी बेटर होना चाहिए, उसके लिए उसको अभी से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बोला जा रहा है कि बड़ी कक्षाओं के बच्चों को मूल गणित भी नहीं आ रही है, जो भी 7वीं 8वीं के बच्चे जो होती है उनको अभी तक बेसिक गणित नहीं आ रहा है ना। उस चीज़ को ध्यान देने की बात है ना। रेखीय ज्ञान संरचना बच्चा एक बार जुटा तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। इस चीज़ को लेके उसको ना, जैसे कि बैकअप जो पीछे का जानकारी, यानी क्लास 7 तो है बट उसको 5th का जानकारी नहीं है, तो उसको क्या होगा, ये चीज़ को जुटाना बना बना बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हैं, मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करना है, उस फैकल्टी उस हिसाब से क्या करना, सरकारी स्कूलों में क्या गवर्नमेंट को सुधार करनी चाहिए कि उस उस तरह का एजुकेशन वहाँ पे दिया जाए तो और बेटर रहेगा। ये अभी जो 98% क्या हो रही है, इनरोलमेंट अब सरकारी स्कूल में हो रहा है, तो अभी गवर्नमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो स्कूलों में सुधार कर पाए, है ना। ये आपका कह सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये है जेसिंडा अर्डन, तो ध्यान देंगे। ये है जेसिंडा अर्डन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। इन्होंने हाल फिलहाल में क्या है कि इन्होंने इस्तीफा देने का बात कही है। इस्तीफा अब क्यों देंगे? देखिए, जेसिंडा अर्डन युवा प्रधानमंत्री है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे युवा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन दी थे, है ना। देखिए, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है ये, है ना। अब देखिए, ये कब बने? तो 2017 में सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी, है ना। 2017 में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी। अब देखिए, इन्होंने युवा रहते हुए, महिला रहते हुए काफ़ी सारे ऐसे काम अपने देश में किए जो कि बेहतरीन साबित हुआ, है ना। अभी क्या हुआ कि क्रिसचर्च शूटिंग हुई थी वहाँ पे, न्यूजीलैंड में। क्रिसचर्च शूटिंग मतलब कि वहाँ के इस्लामिक लोगों ने क्या किया, जब गोली वोली फायरिंग किया, तो उस चीज़ को इन्होंने अच्छे ढंग से मैनेज कर पाए। उसके बाद कोविड का बेहतरीन प्रबंधन किया। कोविड में आप तो जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे देश हो गए जो कि आर्थिक संकट से काफ़ी सारे पीछे निकल गए, जिसकी जीडीपी बहुत कम हो गई है ना, बहुत घट गई। लेकिन कोविड के समय भी इन्होंने अपने देश में काफ़ी, मतलब ज़्यादा तक का कोई क्या बोलते हैं, क्षति नहीं पहुंचाया। मतलब एज ए कहते हैं जीडीपी में कोई हरासमेंट उतना नहीं लाया, बट एज ए प्रबंधन बहुत ही ठीक ठाक सत्र से किया। अगला देखिए कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या हुआ, माँ बनी। उसके बाद क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा क्यों दे रहे थे, अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारे अंदर इच्छा का अभाव हो गया है ना। अब आगे हमारे अंदर क्या हुआ, इच्छा का अभाव हो गया, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। ये इन्होंने बोल रहा है, जेसिंडा अर्डन साहब ने बोल रहे हैं। अब देखिए ये क्यों बोल रही है,
एक्चुअली इसके पीछे कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए इनके पार्टी में कोई आदमी नहीं बोल रहा है कि नहीं अब आप हट हट जाइए इस चीज़ को लेके कोई नहीं, बट ये स्वेच्छापूर्वक हटना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि अक्टूबर में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है इनको ऐसा पहले ही प्रतीत हो गया है कि इस चुनाव में हम जीतने वाले नहीं हैं, तो हो सकता है इस कारण से वो हटने के लिए पहले से ही इस्तीफ़ा देने के लिए सोच रहे हैं, है ना? तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। इस चीज़ को आप अगर आप देखें, आपको बेटर लगे थोड़ा भी, तो इस चीज़ को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए दिन आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड गुड बाय।